नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे जिनको बचपन से ही वाटर बॉडीज से बहुत ज़्यादा डर लगता है। यानी कि ऐसे स्थानों से डर लगता है जहाँ पर बहुत सारा पानी एक साथ एकत्रित हो, जैसे कि कोई नदी, कोई झील, कोई झरना, कोई तालाब। ऐसे किसी भी स्थान को जब ये देखती हैं तो एक बताती हैं कि भैया बचपन से ही ऐसी अनुभूति होती है, मेरे अंदर एक सरसरी सी उठ जाती है और मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि अगर मैं इस पानी के पास भी गई ना तो पानी के अंदर से कोई निकलेगा और मेरे पैर पकड़ करके मुझे पानी के अंदर खींच लेगा, जैसे पानी मुझे अपने अंदर समा लेगा और मैं जलमग्न हो जाऊंगी और दम घुटने से मैं मर जाऊंगी। मतलब मैं पानी को देखती हूँ तो ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे मैं छटपटा रही हूँ, तड़प रही हूँ, जैसे मेरी सांसें फूल रही हैं, जैसे मेरी सांसों की जगह पानी मेरे अंदर समाता जा रहा है। मुझे ऐसी अनुभूति होती है, बचपन से बहुत ज़्यादा घबराती हूँ। घर के अंदर ये डर नहीं लगता, घर के अंदर इंसान शावर लेता है तो डर नहीं लगेगा, बाल्टी से पानी से नहाएंगे तो डर नहीं लगेगा, पानी पिएंगे तो डर नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ भी वाटर बॉडीज होंगी वहाँ पर इनको ये जो फियर है इनका बार बार जागृत हो जाता है और बहुत ज़्यादा ये घबरा जाती हैं, जिसकी वजह से बोलती हैं कि भैया कितनी सारी ऐसी जगहें हैं ज़िंदगी के अंदर, अगर मैं सोचूं भी तो भी मैं वहाँ घूमने नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो बहुत घबराती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों एक विशेष समुदाय के लोगों से इनको बहुत ज़्यादा उनको देख करके घबराहट होती है। एक ऐसे विशेष समुदाय है हमारे देश के अंदर जिसके अंदर कल्चर होता है सफ़ेद टोपियाँ पहनने का। तो ये कहती हैं कि अगर मुझे भीड़ में कहीं पर भी कोई सफ़ेद टोपी पहना हुआ व्यक्ति मुझे दिखाई दे जाए तो उसको देख करके भी मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे कोई भी सफ़ेद टोपी वाला व्यक्ति मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मेरी तरफ ही अभी आएगा, ये मुझे पकड़ लेंगे, ये मुझे मार देंगे। ये कहते हैं कि मेरे मन में ऐसे किसी भी धर्म को, किसी भी कम्युनिटी को लेकर के कोई घृणा नहीं है, मैं घृणा नहीं करती हूँ, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन अगर मैं सफ़ेद टोपी वाले किसी व्यक्ति को देख लूं और एक व्यक्ति को देख लूं तो थोड़ी घबराहट होती है। अगर मैं 4-5 इकट्ठे देख लूं कहीं पर खड़े हुए तो कहती है मेरी जान निकल जाती है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ से जाऊं ही ना, मैं तो किसी और वो दिशा के अंदर भाग जाऊं। तो कहती है मुझे इस प्रकार की भी जो है बहुत ज़्यादा अनुभूति होती है। मैं जानना चाहती हूँ कि एक तो ये जो दोनों डर हैं ये मेरे अंदर क्यों बसे हुए हैं, ये जो डर हैं इनका जो रहस्य है उसको मैं जानना चाहती हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने अपनी जो इनका जो जीवन रहा है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया, उसके अंदर जो भी यातनाएं, जो भी प्रताड़नाएं इनको झेलनी पड़ी उसके बारे में भी इन्होंने बताया, एक बहुत ही विस्तार में ब्यौरा दिया। और तो अपनी इन फोबियाज जो हैं इनके बारे में जानना चाहती थी पीएलआर के माध्यम से कि कहीं कोई पूर्व जीवन का संबंध तो नहीं, और जिन लोगों ने इनको बहुत दुख दिया इनके जीवन के अंदर उनके बारे में भी जानना चाहती थी। तो अब बात करते हैं कौन से वो लोग हैं जिनसे इनको बहुत ज़्यादा दुख मिला इनके जीवन के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों ये बहन बताती हैं कि मैं जो है मुझे बाहर तो किसी ने क्या दुख देना, सबसे ज़्यादा जो दुख देने वाले व्यक्ति हैं वो मेरे पिताजी रहे हैं। ये कहती हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे जीवन में मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया और मुझे हमेशा उस दिशा के अंदर धकेला जिसके अंदर मैं बर्बाद हो जाऊं, जिसके अंदर मुझे दुख झेलना पड़े, जिसके अंदर मुझे यातनाएं झेलनी पड़े। तो ये कहती हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे जीवन को बर्बाद करना तब आरंभ किया जब मैं केवल 12वीं कक्षा के अंदर पढ़ती थी। उस समय पर इनकी बर्बादी शुरू हुई थी। आज ये जो बहन है लगभग 55 वर्ष की आयु की हो चुकी हैं, गुजरात के अंदर रहती हैं। अब तो इनके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। थोड़ा परिवार के बारे में बता देते हैं, फिर बैकग्राउंड देना आसान होगा। 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं इनके। दोनों बेटे इंजीनियरिंग कर चुके हैं और दोनों बेटे जो हैं जॉब करते हैं। एक बेटा शायद इनका पूना के अंदर जॉब करता है और एक बेटा इनका आउट ऑफ इंडिया है, अमेरिका के अंदर अब सेटल हो गया है। तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, जीवन को इन्होंने काट लिया है, लेकिन जीवन के अंदर जो दर्द देखा वो दर्द आज भी याद है। अब क्योंकि इनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और उनके पास कैपेसिटी है, अपनी माता को के लिए वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो यातनाएं ना झेलें,
तो ये कहती हैं कि जब से मेरे बेटों की नौकरी लगी है उन्होंने मुझे मेरे पति से एक अलग, एक सेपरेट घर दिला दिया है, जिसके अंदर मेरा जो पति का परिवार है उनके साथ मुझे ना रहना पड़े। लेकिन जब तक अपने पति के परिवार के साथ मैं रही, क्या मैंने अपने जीवन के अंदर नहीं झेला, मैं ही जानती हूँ। ये बहन बताती हैं कि पहले तो फिर वापस जाते हैं तो कहते हैं कि मैं, मेरे जो माता पिता हैं उनकी अकेली पुत्री हूँ, बाकी उनके पुत्र हैं। और कहती हैं कि शायद मैं एक अनवांटेड चाइल्ड भी थी, बस कैसे ही बस मेरे माता पिता का ऐसा है कि मेरे को बचपन में ही मेरा गला नहीं दबा दिया उन्होंने, वरना उनकी हरकतें तो इसी प्रकार की थी। वो चाहते नहीं थे कि मैं भाई उनकी घर में रहूं क्योंकि मैं बेटी थी। ये कहते हैं कि मेरे पिताजी बचपन से ही उन्होंने मेरे को ट्रेन किया था इस तरीके से कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वो होगा जहाँ पर तुम्हारे को ब्याह करके भेजा जाएगा। तो यहाँ पे बचपन से ही इनको ट्रेन किया गया था कि इनको मेहमानों की तरह ही रहना है, ज़्यादा चीज़ों के ऊपर इनका कोई हक नहीं है। तो वो उस तरह से प्रोग्राम थे। ये कहती हैं कि जब 17 वर्ष की मैं आयु की थी, मैं 12वीं कक्षा के अंदर थी, तो एक लड़के की फ़ोटो मुझे दिखाई गई और मुझसे पूछा गया कि ये लड़का कैसा है। तो कहती है मैं स्टूडियस बहुत ज़्यादा थी, तो पढ़ते पढ़ते मैंने बस फोटो देखी और मैंने कहा कि हाँ ठीक है। कहती बस इतना ही मुझे बताया गया था और 15 दिन बाद मुझे बता दिया गया था कि इस लड़के से तुम्हारी सगाई है। और जैसे ही मैंने अपने 12वीं के पेपर दिए, मेरे 12वीं का रिजल्ट आने से पहले ये कहती हैं कि मेरा विवाह उस लड़के के साथ करा दिया गया था। अब ये कहती हैं कि मेरे पिता जैसा कोई पिता होगा क्या इस दुनिया के अंदर। जिस लड़के से मेरा विवाह कराया गया वो मुझसे लगभग 17-18 वर्ष आयु के अंदर बड़ा था। यानी कि जब ये 17 वर्ष की आयु की थी, उस समय इनके जो पति हैं वह लगभग 35 वर्ष की आयु के थे। तो हमने इनसे पूछा कि भाई इतना डिफरेंस है, पर कुछ केसेस के अंदर जहाँ पे रिश्ता अच्छा मिलता है और जहाँ पे अरेंज मैरिज होती है तो इतने डिफरेंस वाली शादी भी करा देते हैं। तो भाई आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपके भाग्य की जो लकीर है उसको मिटाने के लिए पिताजी ने ऐसा कहा। ये कहते हैं कि इसलिए क्योंकि मेरे अपने पिताजी लॉयर हैं और मेरे पिताजी ने ही मेरे पति का पहला तलाक करवाया था। मेरे पति का जो पहला रिश्ता है अपनी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा था। मेरे जो पति हैं उन्होंने मेरे पिता को एज अ डिवोर्स लॉयर हायर किया था। कहते हैं कि मेरे पिता ने ही मेरे पति का तलाक कराया था। उनको उनकी सारी हरकतें पता थी, कैसे वो अपनी पहली पत्नी के साथ मारपीट करते थे, कैसे उसकी पत्नी उसको छोड़ करके गई, कैसे उनके पूरे परिवार से परेशान होकर के उनकी पहली पत्नी भागी थी। कहते मेरे पिता को सब कुछ पता था क्योंकि वही लॉयर थे। कहते उसका तलाक करवाया है और जिस दिन उसका तलाक करवाया है उसी दिन उसको बोला है कि तुझे मैं अपनी बेटी मैं देता हूं। तो कहती मैं 18 साल की भी नहीं थी, मैं नाबालिग थी उस समय पर। मेरे पिता ने बस वो फोटो दिखाई और नाबालिग अवस्था के अंदर ही एक वकील होने के बावजूद भी मेरा विवाह करा दिया गया। और ये कहती हैं कि जिस दिन मैं विवाह करके अपने ससुराल गई तो मेरे पिता ने विदा करते टाइम बोल दिया था कि अब जा रही हो तो अर्थी में ही वापस आना। और मैंने जितने भी अत्याचार सहे, ऑलमोस्ट रोज मार खाई है इन्होंने जब तक ये अपने ससुराल वालों के साथ रहते थे। और केवल इनके पति नहीं पीटते थे, परिवार के अंदर और सदस्य भी इनके साथ मारपीट करते थे। कौन वो सदस्य थे उनके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पिता को मैंने हमेशा बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। शुरू के कुछ वर्ष तो नहीं बता पाई, लेकिन उसके बाद फिर मैंने हिम्मत करके कैसे भी करके बताना शुरू किया। लेकिन मेरे पिता हमेशा यही कहते थे कि नहीं, तो मेरे को वहीं पे ही रहना है, तुम्हें वहीं पर ही रहना है बेटा, इसको जैसा भी है तुम्हारा परिवार है तुम एडजस्ट करो, है ना। ऐसे घर तोड़ करके कोई फायदा नहीं है, घर तोड़ोगे तो फिर कहीं शादी करानी पड़ेगी। तो कहते हैं मुझे ऐसा लगता था कि अरे भाई अभी एक हॉरर में देख रही हूँ, पिता से मैं इसको छोड़ने की बात करती हूँ, वो पहले ये बोल रहा है कि दूसरी शादी करानी पड़ेगी। इससे पहले कि तुम इस पति को छोड़ो, तुम्हारा जो दूसरा पति है वो मिल जाना चाहिए। इस प्रकार की कहती हैं मेंटालिटी वाले मेरे पिताजी थे। अच्छा दोस्तों, विवाह करके जब पहले ही दिन ये अपने ससुराल गई तो इनके पति ने इनको उसी दिन कह दिया था कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं। अब किसी और से वो प्यार करते हैं ये बात कभी भी इनके सामने नहीं आई कि भाई कौन सी वो महिला है जिसके साथ वो प्यार करते हैं। लेकिन ये बताती हैं कि मेरे को ससुराल के अंदर ना कैद करके रखा जाता था। मेरे साथ ऐसी कंडीशंस थी कि मैं छत पे नहीं खड़ी हो सकती, कि मैं घर की खिड़की से बाहर नहीं झांक सकती, मैं पड़ोस के अंदर किसी से बात नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों के साथ भी बात नहीं कर सकती। अगर मैं अपने घर वालों के साथ बात कर सकती मतलब करनी है तो वो मैं
जिस फ़ोन से मैं कॉल मिलाऊंगी वो इंटरकॉम वाला फ़ोन होता था कि मैं एक स्थान है वहाँ से फ़ोन पे बात करूंगी। और कहती हैं कि जो हमारे घर का जो मेन जो लॉबी थी उसके अंदर इंटरकॉम लगा हुआ था, तो उस पे मेरे ससुर जी वो बात सुनते थे कि भाई मैं क्या बात अपने पिता से, अपनी माता से, अपने परिवार वालों से मैं क्या बात कर रही हूँ, तो उसको वो सुनते थे। तो इतना ज़्यादा ये कहती हैं कि मेंटली मेरे को एक तरह से कैद करके रखा हुआ था, मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ था पूरी तरह से, मतलब जैसे कि मैं एक कैदी के रूप में वहां पर जीवन जी रही थी। अब ये कहती है कि कैदी के रूप में मैं तो जीवन जी रही थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनकी कोई रूढ़िवादी वाली सोच है। ये कहती हैं कि मेरे उस जो मेरा ससुराल वाला परिवार है उसके अंदर मेरे जेठ जेठानी भी थे। मेरे जो जेठ और जेठानी हैं वो दोनों डॉक्टर्स हैं, वो एक नर्सिंग एक हॉस्पिटल जो है वो चलाते हैं। और इनके जो पति हैं, इनके पति इनके जेठ और जेठानी का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर ही फार्मेसी चलाते हैं, उसके अंदर ही केमिस्ट की शॉप चलाते हैं। तो जो इनके पति हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंडर द थंब रहते हैं, क्योंकि एक प्रकार से उन्हीं के हॉस्पिटल की वजह से इनके पति का जो है काम धंधा चलता है। तो वो दोनों डॉक्टर हैं, इनके पति जो है वो फार्मासिस्ट हैं। अब ये बताती हैं कि मेरे पति ने पहले दिन ही बोल दिया था कि भैया मैं तुमसे प्रेम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करता हूं। अब वो तो पता नहीं लगा कि किस महिला से वो प्रेम करते हैं, लेकिन ये कहती हैं मैंने पूरी जिंदगी भर ये देखा है कि मेरी जेठानी मेरे पति को लेकर के घूमती रहती थी। मुझे तो घर के अंदर कैद करके रखा हुआ है, लेकिन डेली मेरे पति मेरी जेठानी के साथ शॉपिंग पे जाएंगे, चीज़ें खरीदेंगे, उनके लिए कुछ खरीदेंगे, कुछ करेंगे। उसके बाद उनके बच्चे थे, उनके बच्चों के लिए शॉपिंग करेंगे। जेठानी को बहुत होता था कि मुझे इसकी चॉइस के ऊपर बहुत भरोसा है, तो इनके जो पति हैं वो जाएंगे और शॉपिंग कराएंगे। उनके जेठ जाकर के शॉपिंग नहीं कराएंगे। जेठ जो है हॉस्पिटल संभालते रहते थे, जेठानी हॉस्पिटल से बीच बीच में आ जाती थी, और इनके पति और जो जेठानी है वो घूमते रहते। तो कहते हैं कि भाई मेरे को तो इस बात का शक है, मैं कभी ये बात मेरे सामने कंफर्म नहीं हुई कि भाई जिस किसी से भी इन्होंने कहा था कि मैं प्यार करता हूँ शायद वो मेरी जेठानी ही है। अच्छा, तो कहते हैं कि फिर भाई सब लोग मिलकर नेगेटिव थे मुझे। कहते हैं कि घर के अंदर मुझे अछूत की तरह रखा जाता था। मेरी जो सास है वो छोटी छोटी बातों पे आकर के मेरे पे हाथ उठा देती थी। और कहती सिर्फ सास मेरे पे हाथ नहीं उठाती थी, लेकिन मेरी जेठ, मेरी जेठानी, मेरे ससुर, जिसका मन करे मेरे ऊपर हाथ साफ कर लेता था आकर के। कहते सबसे ज़्यादा मेरे जो ससुर जी हैं, मेरे ससुर जी को जो है मारपीट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो कहती हैं कि भाई हर थोड़े दिन के अंदर मेरे ससुर मेरे साथ गाली गलौज कर देंगे। अगर जैसे वो होगा, मैं वो ले कोई मान लो मैं कोई चीज़ लेकर के आई हूँ, कोई खाना मैं उनको परोस रही हूँ, नमक कम फील हुआ तो जैसे मैं परोस रही हूँ तो वहीं पर ही उसी पोजीशन के अंदर वो चखते थे कि कैसा है। अगर उनको थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि बिल्कुल उनकी पसंद का नहीं है तो वहीं एक जो है यहाँ पर चमाट आएगा, है ना, कि ये क्या है। और अच्छे खासे कहते हैं फोर्स के साथ मारते थे। तो कहते हैं कि मेरे इस परिवार के अंदर मैं शुरू में ही सबसे पिट रही थी, बहुत ज़्यादा पिट रही थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा शुरू में सहा 2-3 साल। उसके बाद ये कहती है कि मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया, और शोर मचाना मैंने शुरू किया तो मैंने ऐसी परिस्थिति को घर में उत्पन्न किया। 3 साल के बाद कहती है मैं थोड़ी वो हो गई थी कि भैया अब तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, ये तो मेरे गला घोट के मार देंगे ये लोग तो मेरा। और अपने पिता, अपने घर वाले कोई सहयोगी नहीं। कहती उनको पता भी है, वो तब भी यही बातें कहते हैं कि नहीं वही तुम्हारा घर है, वही है, वही है, वही है। कह रही उस तरह के मेरे अपने घर वाले। तो कहती है मैंने वो किया तो 2-1 साल जो है मैंने काफ़ी झगड़ा वगैरह किया। और ये कहती हैं जिसके चलते शुरू में मेरे पति को फिर एक अलग घर दिला दिया गया। लेकिन जो अलग घर दिलाया गया वो मेरा जो ससुराल है बिल्कुल उसके पास में ही 5 मिनट की ही दूरी पे है। 5 मिनट भी नहीं, कहती कि 2 मिनट की दूरी पे ही है। आप बस वॉक करके 2 गलियां पार करके आ जाते हैं। कह रही है वो वाला घर मेरे को दिलाया गया। और जब वो घर दिलाया गया तो कहती है पता नहीं क्या दौरा था इन लोगों को। मेरी जेठ जेठानी और सास से तो मैं अलग हो गई, लेकिन अब मेरे जो ससुर हैं वो साथ में रहने के लिए आ गए। कहती है कि मेरी जो सिचुएशन है वो तो वही ढाक के 3-5 वाली हो गई कि भैया उठा करके वही वाली सिचुएशन रही मेरे साथ। ये कहती है मुझे आज भी याद है, मुझे पता ही नहीं कि मुझे किस बात पर पीटा जाता था। कहती हैं ससुर तो जब तब आकर के हाथ उठा देते थे। और कहती हैं मेरे जो पति हैं ना वो मुझे जूतों से मारते थे, जूतों से। इनफैक्ट इन्होंने ये बताया कि जब ये अपने दूसरे बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने खाने पीने की कोई डिमांड कर दी थी, तो इनके पति ने इतना खींच करके इनको थप्पड़ रसीद किया,
तो कहती हैं कि वो जो उन्होंने किया ना, ऐसा रसीद किया, तो मेरा कान से ना खून निकलने लगा, एक कान का पर्दा फाड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट थी तो कुछ चीज़ें जैसे खाने का मन करता है ना, वो एक माताओं बहनों के साथ होता है ये कि उनको अर्जेस होते हैं। ऐसे में कहती तो क्योंकि मैंने अपनी ऐसे एक अर्ज के बारे में बता दिया था अपने पति को, तो उसने मेरे साथ मेरा ऐसा हाल किया, मेरा ऐसा हश्र किया। तो कहती हैं कि भाई बहुत लंबे समय तक फिर इसी प्रकार से मैं जीती रही, बच्चे बड़े हुए। कहती हैं कि मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर रहे, लेकिन स्ट्रेस के अंदर जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बना लिया। कहती मेरे बच्चों को शुरू से ही एक थोड़ा वो था, वो घर के अंदर कलेश का माहौल देखते रहते थे, तो उनको ये था कि भाई हमें पढ़ाई में दिमाग लगाना है। पढ़ाई में बच्चे दिमाग लगाते थे तो वो ये सारी टेंशनों से दूर रहते थे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें इन्होंने बताई कि किस प्रकार से इनके ससुराल वाले एक प्रकार के अधर्मी किस्म के इंसान हैं। कहती हैं कि एक बारी दिवाली की पूजा हो रही थी, तो मैंने घर के अंदर जो दीप माला है वो प्रज्वलित करी, जैसे होता है दीप बहुत सारे आप लगाते हैं, है ना, तो कह रहे वो किया। और फिर दिवाली की पूजा के लिए मैं मंदिर को सेटअप कर रही थी, मंदिर के आगे जो है दीप जला रही थी। तो कहते हैं कि मेरे ससुर को पता नहीं क्या गुस्सा आया, और उसने बोला कि ये तेरे भगवान ये तेरे को बचा लेगा क्या, ये तो खुद को नहीं बचा सकता। और कहते हैं कि पैर से उन्होंने गंदी अपनी चप्पल निकाली और मंदिर में चप्पल दे करके मारी, और मंदिर के वो जो सारा जैसे वो किया, तो उसके सारी जो व्यवस्था है वो अशुद्ध हो गई। जो भोग मैंने प्रभु के लिए प्रिपेयर किया था, कहते हैं कि उसके अंदर भी वो चप्पल चली गई, और ऐसे करके कहते हैं कि वो हुआ। तो कहते हैं कि इतने ज़्यादा पापी लोग हैं भैया, लेकिन इनका कुछ होता ही नहीं है। तो इनका जो हो सो हो। मैं जानना चाहती हूँ कि भी इन लोगों से मेरा क्या हिसाब किताब है। आज ये बहन बताती हैं कि पिछले 12 वर्षों से ये इन लोगों से पूरी तरह से अलग हो गए हैं, क्योंकि 12 वर्ष पहले इनके जो पहला जो बड़ा बेटा है उनकी नौकरी लगी थी। तो फिर जब उनकी फिर नौकरी लगी तो फिर कुछ ऐसा था कि अच्छी खासी उनकी नौकरी लगी थी, अच्छा इनका बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार है। तो कहती है मेरे बच्चे ने मुझे थोड़ा दूर घर दिला दिया है, अभी मैं जो है उसके अंदर उनके इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं रहती हूँ। लेकिन ये कहती हैं कि भैया आज भी ये जो सारी यादें हैं कि कैसे मेरे साथ ये सब अत्याचार होता था, कहती भैया मुझे हॉन्ट करती हैं, मेरे मन से नहीं जाती। और उसके साथ साथ मेरा वो जो वाटर बॉडीज़ वाला फियर है, और ये टोपी पहने वाले लोगों को देख करके जो मुझे डर लगता है, कहती भैया वो भी मेरा बहुत ज़्यादा बरकरार है। तो ये कहती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, फिर ये कहती हैं कि जो मेरे जो पति हैं, मैं भले अलग रहती हूँ, वो खोज खबर रखते हैं पूरी, आज भी ध्यान रखते हैं कि भाई मैं किसी से बात तो नहीं करती, तो मतलब जैसे पता सा करते रहते हैं पड़ोसियों से। मैं रहती अकेली हूँ, लेकिन मेरे बारे में आज भी उनको पूरी खोज खबर रखनी है। आज भी जैसे वो मुझे नज़रबंद करना चाहते हैं, बस मैं काबू में नहीं आ रही हूँ उन लोगों के। तो कहती हैं कि भाई ये सारी परिस्थिति इन लोगों ने पैदा की हुई है। तो कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि ये मुझे क्यों कैद करना चाहते हैं, क्या इन लोगों को प्रॉब्लम है, मुझे क्यों नहीं जीने देना चाहते। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इन सभी कैरेक्टर्स को ये अपने पूर्व जीवन के अंदर ढूंढ पाए थे। उसके साथ साथ इनके जो डर हैं, इनके जो फोबियाज़ हैं, वो भी क्यों हैं, क्या है, उसका भी उत्तर इनको प्राप्त हो गया था। अच्छा, एक विशेष बात बोलनी थी दोस्तों। इन्होंने ये कहा कि भाई दुश्मनी, बस एक ये अच्छी चीज़ रही कि दुश्मनी केवल मुझसे निभाई, मेरे बच्चों से नहीं। मेरे पति ने, चाहे मैं अलग हो गई या साथ रही, कैसे भी था, कहते हैं बच्चों का फिर भी जो पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है उसके अंदर उन्होंने कभी अड़चन नहीं डाली। हाँ, जैसे जेठानी के बच्चों के लिए शॉपिंगें करते हैं, जेठानी के साथ घूमते थे, ना मेरे साथ वैसा कभी व्यवहार किया, ना बच्चों के लिए शॉपिंगें वगैरह कराई, ये सब नहीं कराया। लेकिन पढ़ाई लिखाई के खर्चे के अंदर कभी भी बच्चों की कमी नहीं आने दी। और तो उस चीज़ के लिए वो क्या परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दी, या अपने खून से फिर भी जैसे एक लगाव होता है। तो कहती हैं उस चीज़ के चलते आज मेरा जीवन काफ़ी संवर गया है, लेकिन आज भी कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो मैं जानना चाहती हूँ इन सब से मेरा क्या हिसाब किताब है। तो जैसा कि हमने कहा दोस्तों, अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन्होंने कराया था, उसके माध्यम से ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं इनको ये अपने पास्ट लाइफ के अंदर ढूंढ पाए, और आज ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका उत्तर भी इनको प्राप्त हो गया। दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के पहले दृश्य के अंदर ये बहन ऐसा देखती हैं कि जैसे ये किसी बाज़ार के अंदर खड़ी हैं,
और जिस बाज़ार के अंदर ये खड़ी हैं यहाँ पर बहुत सारे सब्ज़ी और फल बेचने वाले लोग इनको नज़र आ रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानों को पटरियों पे लगाया हुआ है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो रेड़ियाँ लेकर के खड़े हैं। तो ऐसे स्थान पर ये खड़ी हैं और एक रेड़ी के पास खड़े होकर के इनको ऐसा नज़र आता है कि जैसे टमाटर हैं उसके पास बहुत सारे, और टमाटर को उठा करके देख रही हैं, उसकी क्वालिटी चेक कर रही हैं और उसको एक मोम जामे के अंदर, मतलब एक पॉलीथीन के अंदर जो है ये वो जो टमाटर है उनको डाल रही होती हैं। जैसे जैसे ये ऐसा दृश्य देखती हैं तो इनको अपने जो हाथ हैं वो भी नज़र आते हैं। हाथों के अंदर इनको नज़र आता है कि इन्होंने अंगूठी पहनी है, कुछ इन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और हाथों के अंदर इन्होंने मेहंदी यानी कि हैना लगा रखी है। इनको ऐसा नज़र आ रहा होता है। जब ये पूरा अपने आप को नोटिस करती है तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि ये पूरी तरह से एक काले रंग के लिबास के अंदर हैं। इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को कवर किया हुआ है और इनका जो चेहरा है वो भी इस प्रकार से है कि उस काले लिबास से जो चेहरा है वो ढका हुआ है और केवल इनकी आंखें नज़र आ रही हैं। तो इनके पूरे शरीर में जो चीज़ विजिबल है वो या तो इनकी आंखें हैं या फिर इनके हाथ हैं जो कि इनको नज़र आ रहे होते हैं। फिर ये एक ऐसा दृश्य देखते हैं कि इन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से जैसे एक टमाटर उठाया है और ये टमाटर को देखते देखते इनको ऐसा आभास होता है कि लेफ्ट साइड के अंदर ही कई सारे लोग हैं जो कि इनको घूर रहे हैं, इनको नोटिस कर रहे हैं, तिरछी नज़रों से देख रहे हैं। और टमाटर को देखते देखते जैसे ही इनकी नज़र उन लोगों पे पड़ती है तो ये फट से उस टमाटर को रखती हैं और भागना शुरू करती हैं। इनको ऐसा दृश्य नजर आता है कि मंडी के अंदर लगभग 15 से 20 लोग इनका पीछा कर रहे हैं, जिनके हाथों के अंदर बड़ी बड़ी तलवारें इनको नजर आ रही होती हैं। और ये जो सारे लोग इनका पीछा कर रहे हैं, अगर 15 से 20 लोग इनको नजर आ रहे होते हैं तो ये बताती है कि उसके अंदर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैसी ही सफेद रंग की टोपियां पहनी हुई हैं, जिनको देख करके मुझे डर लगता है। वो कहती है कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं और मैं बेइंतहाशा दौड़ रही हूँ, पागलों की तरह दौड़ रही हूँ, कैसे कैसे बच रही हूँ। कहती है कि जो मंडी है उसकी जो सड़क है इसके अंदर मुझे कीचड़ फील हो रहा है, यह गंदगी है यहाँ पे, लेकिन मैं जैसे तैसे भाग रही हूँ, स्लिप होकर के गिर भी जाती हैं। एक ऐसा दृश्य इनको दिखाई देता है। ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो भी इनके पास सामान होता है भागती हैं, किसी प्रकार से ये बच करके निकल जाती हैं। और बच करके इनको ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये कमरे पे पहुंची हैं और एकदम से जैसे हांफते हुए दौड़ते हुए आती हैं और आ करके जो कमरे का दरवाज़ा है उसके ऊपर अपने हाथ पटकती हैं और वो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर इनको एक लड़का खड़ा हुआ नज़र आता है जो कि इनकी तरफ देख रहा है। उस लड़के को ये देखती हैं तो उसके माथे पे उनको एक तिलक नज़र आता है और हम इनसे पूछते हैं कि ये तुम कहाँ आ गए हो, ये कोई रैंडम इंसान है जिसके घर आप आ गए हो मदद मांगने के लिए, क्या है? तो कहती है कि नहीं, मैं इससे प्यार करती हूँ और जो लोग मेरे पीछे हैं वो मेरी ही कम्युनिटी के लोग हैं। उनके अंदर कई लोग मेरे रिश्तेदार हैं जो कि मुझे मार देना चाहते हैं। तो क्यों मार देना चाहते हैं? कहती कि इसीलिए मार देना चाहते हैं क्योंकि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। तो कहती है मैं इस लड़के के पास आई हूँ तो जो लड़का है वो भी मुझे देख करके घबरा गया है। एकदम से आकर के उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया है और वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि मैं उसको ये पूरा सीन बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे जो 15-20 जो लोग हैं जिसमें मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं, वो उन लोगों ने वो तलवारें लेकर के मेरा पीछा कर रहे थे, तो मैं बहुत डर गई हूँ। अब यहाँ पे हमारे लिए रहना सेफ़ नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो अभी ये वाली जो बात है ये बता ही रही होती हैं कि इनको ऐसा दिखाई देता है कि बता ही रही हैं और बताते बताते इनका वो जो भी इनके प्रेमी थे, इनके पति थे, उन्होंने इनको गले लगाया हुआ था, इनको वो सांत्वना दे ही रहे थे कि इसी दृश्य के अंदर इनको अचानक से नज़र आता है कि वो सब लोग उसी दरवाजे पर पहुंच गए हैं जिस दरवाजे पर अभी जस्ट ये पहुंची थी और लड़के को इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये लोग इनका पीछा कर रहे हैं। आगे हम इनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कोई बात हो रही है, कोई गुस्सा हो रहा है। तो जैसे हम इनसे पूछते हैं कि आगे बताओ क्या हो रहा है, तो इनको ऐसा नज़र आता है कि जैसे इनका जो सर है वह इनके धड़ से अलग हो गया है।
और जो इनका सर है वो नीचे जाकर के गिर गया है और नीचे ज़मीन से जैसे ये उन लोगों को देख रही हैं, ऐसा इनको दृश्य नज़र आता है। तो जैसे ही उन लोगों ने इनको ढूंढा था, वैसे ही बिना कोई बात किए इन दोनों को पहले अलग किया गया और अलग करके एक ही वार के अंदर, एक ही झटके के अंदर जो है इनकी गर्दन को, इनके सर को इनके धड़ से अलग कर दिया गया। दोनों का गला काट दिया गया था और इनको मार करके फिर वो जो सब लोग हैं एक एक करके इनको जाते हुए वहाँ से नज़र आए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो पूरा केस है एक ऑनर किलिंग का केस नज़र आ रहा था कि इनको इसलिए मार दिया गया क्योंकि अपने धर्म के बाहर, अपनी जो भी इनकी जाति है, जो भी इनका समुदाय है, उसके बाहर ये किसी दूसरे लड़के से प्रेम करने लग गई थी। एक बहुत ही कॉमन केस है जो हमारे भारतवर्ष में होता आया है बहुत लंबे समय से। तो ऐसा इनको नज़र आ रहा था। तो ये जो पूरा दृश्य है इसके अंदर कुछ और कैरेक्टर्स भी इनको नज़र आए थे। जब ये इनका सर ज़मीन पे गिर गया, वो लोग जा रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, सीन में थोड़ा पीछे गए, एक इंट्रोस्पेक्शन सा किया गया उस पूरे सीन को कि अचानक से क्या हुआ, एकदम से दृश्य दिखाई दिया, आप खरीद रहे थे, अब आप 5 मिनट के बाद आपकी मृत्यु हो गई है, तो ये क्या हुआ। जब ये सीन दिखाई दिया गया तो उसके अंदर इनको एक पीछे का सीन नज़र आता है कि जिस समय ये भाग रही होती हैं तो एक मोहल्ले से गुजर करके ये भाग रही हैं, और उस मोहल्ले से गुजर करके जब ये भाग रही हैं तो इन्होंने एक घर को क्रॉस किया था जिसके बाहर एक औरत खड़ी थी। वो जो औरत थी वो औरत भी उसी प्रकार के लिबास के अंदर थी जिस लिबास के अंदर ये हैं, और वो औरत इनको ऐसे दौड़ते हुए देख रही है, और जैसे वहाँ से इनके पीछे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं ना, तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि जो उनका लिबास होता है उससे उस औरत ने अपना जो है लिबास ऊपर करके चेहरा अपना जो है वो जैसे चेहरा दिख रहा है अब उसका, ये भाग रही हैं, भागते भागते उसकी तरफ देखती हैं तो उस औरत के चेहरे पे कुटिल सी मुस्कान है, एक स्माइल है उसके चेहरे पे, जैसे उसकी स्माइल वो बात बता रही हो कि आज तू नहीं बचेगी। तो उस स्माइल को जब इन्होंने देखा तो वहीं से इनको अनुभूति हुई। इन्होंने कहा कि ये जो महिला है ये मेरी भाभी है, उस जीवन के अंदर ये मेरी भाभी थी और इसी ने ही खबर दी है मेरे जो इन लोगों को, इसी ने ही भड़काया है। मेरी भाभी से मेरे संबंध अच्छे नहीं थे। मेरी भाभी चाहती थी कि मैं निकाह करके इस घर से बाहर निकल जाऊं। मेरी चेहरा वो देखना नहीं चाहती थी, बहुत मुझसे नफरत करती थी मेरी भाभी। तो कहती हैं कि मेरी भाभी ने ही इन लोगों तक खबर पहुंचाई है, और इस खबर को पहुंचाने में और मेरी हत्या कराने में 2 और लोग शामिल हैं। एक मेरे उस जीवन का मेरा भाई और उस जीवन के मेरे पिताजी। कहते हैं कि जब वो मैंने दृश्य देखा दौड़ते हुए जिसके अंदर वो बाहर निकल करके स्माइल पास कर रही हैं, उसी दृश्य के अंदर मुझे एक झलक सी आई कि जैसे उसके पीछे घर के अंदर कुछ कुर्सियां हैं, उन कुर्सियों पे 2 आदमी बैठे हैं जो कि मेरे उस जीवन के भाई और उस जीवन के मेरे पिताजी हैं। तो मेरी भाभी ने उनको भी भड़का दिया कि इसने हमारे मज़हब के बाहर किसी एक दूसरा लड़का है जिसको ये पसंद करती है, उसके साथ ये इश्क के चक्कर के अंदर आ गई है, तो हमारी जो इज्जत है उसको इसने मिट्टी में मिला दिया है। तो वो कन्विंस्ड हैं, वो अपने हाथों से मुझे मारना नहीं चाहते क्योंकि मैं उनकी सगी बेटी हूँ और अकेलौती बेटी हूँ और सगी बहन हूँ। लेकिन इन सभी लोगों को भेजने के अंदर वो भी शामिल हैं। उन्होंने ही जाकर के जो हमारा जहाँ पे हम इबादत करते हैं वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया, और जिस दिन उन्होंने इस मुद्दे को उठाया उसी दिन ये लोग जो हैं हमारा कत्लेआम करने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार हो गए और हमारे को इस प्रकार से फिर मार दिया गया है। तो ये एक इनको सीन नज़र आता है। इस जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं समझ में आता, बस ऐसा समझ में आता है कि एक प्रेम प्रसंग था और जिसके चलते इनकी ऑनर किलिंग हो गई। अब ये जो सारे कैरेक्टर्स इनको यहाँ पर नज़र आए कि जो लोग मार रहे हैं, जिन लोगों ने वो किया, इन सभी कैरेक्टर्स को ये जो बहन है अपनी आज के जीवन के अंदर पहचान पाई। सबसे पहले तो जो भाभी इनको नज़र आई, जिसने खबर दी थी, जिसने भड़काया था सबको इनको मारने के लिए, उसको इन्होंने अपनी जेठानी के रूप में देखा। इनकी इस जीवन की जेठानी जो कि इनके जो पति हैं उनके साथ घूमती हैं, है ना। तो इस जीवन की जेठानी के रूप में इन्होंने उनको देखा और देखा कि भाई जो है उन्होंने ही कहा।
पूर्व जीवन के अंदर एक भाई था जो कि घर के अंदर था, इनको नजर आ रहा था। जो वो भाई इनको नजर आ रहा था उसको इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा। पिछले जीवन में भाई था वो, और वो जो जेठानी है उनका पति था वो पिछले जीवन के अंदर। उस जेठानी ने उनके कान भरे हुए हैं, वो अंदर बैठा हुआ है, वो बहुत गुस्से में है, वो भी मारना चाहता था। बस अपनी सगी बहन का जो खून है उससे अपने हाथों को नहीं रंगना चाहता था, इसीलिए उसने डायरेक्टली नहीं मारा। तो भाई से भी कुछ डिस्टर्ब्ड रिलेशन ही था पिछले जीवन में, ऐसा इनको नजर आया। तो उसको इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा। और जो उस भाई के जो इनके जो पिता नजर आ रहे थे पूर्व जीवन के अंदर कमरे के अंदर बैठे, उस पिता को इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के ही रूप में देखा। तो जैसे यहाँ पे एक बात हुई थी कि इनके पिताजी ने इनके पति को चुना जो कि इनसे 17-18 वर्ष आयु में बड़े हैं, उनका केस भी लड़ा और उनसे इनका विवाह भी करा दिया। तो कुछ ना कुछ ऐसा था कि वो जो दामाद और जो जमाई हैं पिछले जीवन के अंदर बाप बेटे रहे हैं, और उन दोनों का शायद एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास भी रहा हो। एक दूसरे धर्म के अंदर थे, दूसरे मज़हब के अंदर थे, लेकिन थे तो बाप बेटे वो दोनों। और इस जीवन के अंदर भी इन्होंने हमेशा कहा कि मेरे पिता ने हमेशा मेरे पति का ही सपोर्ट किया, उन्होंने कभी मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो ये एक इनको जीवन नजर आता है, जिससे इनको ये चीज़ तो समझ में आ जाती है कि जो टोपी पहनने वाले लोग होते हैं उनसे इनको इतनी ज़्यादा घबराहट क्यों होती है, क्योंकि ऐसे ही टोपी पहने हुए लोगों की एक भीड़ ने इनकी जान ले ली थी। अब दोस्तों, ये जो भीड़ है जान लेने वाली, ये केवल टोपी पहने वाले लोगों की नहीं है, ये तिलक लगाए हुए लोगों की भी भीड़ हुआ कर सकती थी। लेकिन वो जिस तरह से ड्रामा रचा गया उसके अंदर टोपी वाले लोग थे, तो ऐसा भी बहुत हाई चांसेस थे कि तिलक लगाए हुए 15-20 लोग इनकी हत्या कर देते। जिस प्रकार का इनका हिसाब किताब था पूर्व जीवन में, जो इनका प्रेम प्रसंग था, वो बाय चांस की बात है कि टोपी वालों ने कर दिया वो वाला। तो इसी के चक्कर में, जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया था कि मुझे किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से, किसी संप्रदाय से मुझे कोई घृणा नहीं है, लेकिन मुझे घबराहट होती है टोपियाँ देख करके। तो उसका वो जो कारण है इनके सामने आ गया, और ये वाला जो इनका फीलिंग है उसका पता लगा। और उनको ये भी पता लगा कि इनके जो परिवार के लोग हैं, इससे जो इनका इमीडिएट जो पिछला जीवन था उसके अंदर भी वो लोग इनके दुश्मनी थे, उसके अंदर भी उन लोगों ने इनको जो है मरवाया था। अब इन्होंने क्या किया था, किसी से प्रेम किया था क्या सिर्फ इसीलिए मेरे को मार दिया, और क्या इसीलिए मेरे इस जीवन के अंदर मुझसे नफरत करते हैं? ये बात कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से इनको इनके एक और पीछे के जीवन के अंदर भेजा गया, जिसके अंदर और भी कई सारे जो रहस्य हैं वो उजागर हुए। तो दोस्तों, जो बहन ये अभी इन्होंने जीवन देखा, इससे भी पीछे के जीवन में जब ये जाती हैं, उस जीवन के अंदर ये अपने आप को एक कन्या की बजाय एक पुरुष के रूप में देखने लगती हैं, जो कि एक खुली जगह के ऊपर खड़ा हुआ इनको नजर आता है। चारों तरफ इनको मैदान से नजर आ रहे होते हैं, और धीरे धीरे इनको ऐसी फीलिंग सी आती है कि जैसे ये कोई खेत हैं, मैं खेतों के अंदर खड़ा हूं। अपने आप को, जैसे हमने कहा, ये पुरुष के रूप में देख रहे होते हैं। तो जब ये पैरों की तरफ देखते हैं तो उनको काले रंग के शूज नजर आते हैं। उसके ऊपर इनको एक ऐसा नजर आता है कि जैसे इन्होंने एक बहुत ही नाइस प्रॉपरली फिटेड सूट पहना हुआ है, सर के ऊपर एक हैट है, और चेहरे पे ध्यान लेकर के जाते हैं तो क्लीन शेव इनको अपना फेस नजर आता है। एक गोरे व्यक्ति के रूप में, एक वाइट ब्रिटिशर के रूप में ये अपने आप को वहां पर खड़ा हुआ देखते हैं। फिर ये बताते हैं कि जिस खेत के अंदर मैं खड़ा हूं, इस खेत के अंदर एक सफेद कपड़े पहनकर एक आदमी बैठा है। मेरे हाथ में एक सिगार है जो कि मैं जला रहा हूं और पी रहा हूं, और यह आदमी जो है मेरे सामने गरीब की तरह बैठा है, ऐसे हाथ जोड़ करके नीचे जमीन के ऊपर वो बैठा हुआ है। तो इनसे पूछते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है, ऐसे क्यों बैठा हुआ है, आपका कोई नौकर वोकर है क्या? तो ये कहते हैं कि ये सफेद कपड़े वाला जो आदमी है, ये इस जमीन का मालिक है, जमीन उसी की है, और मैं उसकी जमीन छीन रहा हूं, या मैं उसकी जमीन छीन रहा हूं। से ज्यादा ये बोलते हैं कि हमारे पास आदेश है इसकी जमीन को जब्त कर लेने के लिए। तो हम इनसे पूछते हैं क्या बैंक में काम वाम करते हो क्या, लोन नहीं चुकाया इसने तो रिकवरी करने के लिए आए हो?
तो इनकी जो टोन, अच्छा दोस्तों ऐसा बहुत होता है जब पीएलआर हो रहा होता है ना, तो व्यक्ति उस पर्सनालिटी के हिसाब से बात करने लग जाता है। वैसे उनका बिलीफ कुछ भी हो, लेकिन वो वाली जो पर्सनालिटी होती है, जैसे उसी के रूप में, उसी की विचारधारा से बात करने लग जाता है। तो ये कहते हैं कि नहीं, ब्रिटिश का राज है, हमारा अधिकार है, अब यहां सब कुछ हमारा है, तो इसकी जमीन में जब्त करने के लिए यहां पे आया हूं। हम पूछते हैं कि स्थान, तो स्थान के अंदर इनको राजस्थान की स्मृति आती है, और राजस्थान के अंदर झुंझुनू नाम ये बताते हैं। राजस्थान में झुंझुनू नाम का कोई स्थान है, वहां पर ये सब काम चल रहा होता है। तो ये कहते हैं कि सरकार ने बोला है जमीन लेनी है, और ये आदमी मुझे कह रहा है कि मेरी जमीन छोड़ दो, पर मैं उसकी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि उसकी बात सुनने का कोई फायदा ही नहीं है। ये मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं तो ऑर्डर का पालन करने के लिए यहां पे आया हूं। तो वो आदमी जो है सामने बैठ करके दया की भीख मांग रहा है। दया की भीख मांग रहा है। तो दया की भीख मांग करके जैसे वैसे बैठा हुआ है, तो बैठे बैठे चल करके बिल्कुल इनके पास आ गया, पैरों के पास, पैर पकड़ने के लिए। तो उसकी छाती पे देखते कि उन्होंने उसको जोर की लात मारी, तो वो पीछे की तरफ जाकर के वो व्यक्ति गिर गया। आगे देखते हैं कि उसके सर पे जो पगड़ी थी, जैसे ही मैंने उसको लात मारी, उसके सर पे जो पगड़ी थी वो पीछे की तरफ गिर गई है। और ये सारा ये सीन देखते हैं। तो इसके अंदर ये देखते हैं कि भैया वो तो रो रहा है और हमने इसकी जमीन छीन ली है, रोता रहे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उससे जमीन ले ली है। अब यहां तक इनको ये वाला सीन दिखाई देता है। उसके बाद जब हम इनको कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए बोलते हैं, तो सीन एकदम कट हो जाता है और बिल्कुल एक अलग सीन के अंदर ही चले जाते हैं। अभी पहले ही अपने आप को एक खुले मैदान के अंदर देख रहे थे, अभी ये अपने आप को एक झोपड़े के बाहर देखते हैं। झोपड़ा कम एक कच्चा मकान होता है, प्रॉपर मकान बना होता है, लेकिन कच्चा मकान है। और मकान के अंदर जब ये घुसते हैं तो बताते हैं कि एक आदमी चारपाई पे बैठा है और एक औरत खाना बना रही है, रोटी बना रही है, और उस औरत के हाथ में एक बच्चा है। मैं अंदर गया तो वो जो आदमी चारपाई पे बैठा था, जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया तो मुझे देखते ही वो आदमी खौफजदा हो गया है। उसकी आंखों के अंदर मुझे डर, खौफ बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ये कहते हैं कि अब हम इनसे पूछते हैं कि भाई अब घर में आ गए हो तो मतलब क्या है, यहां पे कोई होटल है, कहां आए हो, क्या है? तो कहते हैं कि नहीं, घर भी खाली कराना है, सारी जमीन लेनी है, सबको हटाना है, चाहे आदमी के खेत हो, घर हो, सबको हमारे को यहां से हटा देना है, यही मेरे पास आदेश है। ये पूरी जगह हम कैप्चर करेंगे। तो ये जो भी स्थान है उसके अंदर भाई पूरी ओवरऑल जगह, चाहे उसमें आपने खेत बना रखे हो, आपने वो घर बना रखे हो या कुछ और कर रखा हो, तो कहते हैं कि सब कुछ हमारे को लेना है, एक एक आदमी को भगाना है यहां से। तो फिर वहां पर इनको दृश्य नजर आता है कि वो हैं, और ये जैसे वो सामने वाला आदमी है, वहां पर भी ये बहुत जैसा अपना वही एक एटीट्यूड, जैसे सिगार सा वहां पे पी रहे हैं, वहां पे इनकी प्रेजेंस जो है उसी से ही खौफ जो है वो फैल रहा है। अच्छा दोस्तों, ये जो सारा जो प्रकरण हो रहा है, जो ये सारे दृश्य हैं, देखते हुए ये इन सारे कैरेक्टर्स को पहचानते जा रहे थे। वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि कौन सा कैरेक्टर क्या था। तो फिर ये कहते हैं कि भाई किसी की जमीन छीन ली, किसी का घर छीन लिया, तो हम इनसे पूछते हैं कि वो सब लोग बर्बाद हो, ये कहते हैं कि वो सब लोग बर्बाद हो गए हैं। तो हम इनको कहते हैं कि वो बर्बाद कैसे हो गए? भाई आपने कर दिया तो कुछ व्यवस्था की होगी, कुछ काम धंधा कर लेंगे। तो ये कहते नहीं, हम व्यवस्था क्यों करने लगे, हमने ले लिया है। तो हमने कहा कि चलो कोई नहीं, फिर भी कुछ ढूंढेंगे, कोई चलो मजदूरी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, रोटी तो खा लेंगे। तो ये सामने से बोलते हैं कि नहीं, उस समय बस खेती होती थी और खेत हमने ले लिया, अब ये लोग भूखे मरेंगे। ठीक है, ऐसा इनको सीन नजर आता है। और फिर ये जो सीन नजर आता है उसके अंदर फिर जैसे वो दृश्य बदल सा जाता है। जब हम बोलते कि आगे क्या हुआ जैसे बोलते हैं, तो सीन एक कट सा हो जाता है और फिर एक दूसरे सीन के अंदर ही जाते हैं, जिसके अंदर अचानक से इनको ऐसा नजर आता है कि इनका एक घोड़ा खड़ा है काले रंग का। ये दौड़ करके जाते हैं और दौड़ करके उस घोड़े के ऊपर ये चढ़े हैं और घोड़े को तेजी से दौड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि लगभग 20-25 लोगों की भीड़ है जो कि इनका पीछा कर रही है।
तो हमने कहा कि 20-25 लोगों की भीड़ पीछा कर रही है मतलब? तो उन्होंने कहा हाँ, जिन लोगों की ज़मीनें हमने छीनी हैं और ये जो घर से वो निकाला है, ये लोग भड़क गए हैं, उसके अंदर से 20-25 लोग जो हैं वो पागल हो गए हैं और वो मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं। तो आगे चल करके देखते हैं कि मैं एक अस्तबल में पहुंचा हूं, वो लोग यहां भी आ गए हैं। एक कोई ऐसी बिल्डिंग सी इनको नजर आती है, शायद वहां पे इनका कोई ऑफिस बना हुआ होगा। एक अंदर इनको पक्का कमरा नजर आ रहा था अस्तबल से जुड़ा हुआ। पूरी तो बिल्डिंग समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ ऐसा है कि इन्होंने अस्तबल में घोड़ा खड़ा किया और उस अस्तबल में बहुत सारे घोड़े खड़े हैं और जो भीड़ के जो लोग हैं 20-25 लोग हैं वो पूरे पागल से हो गए हैं। इतने पागल हो गए हैं कि इन तक पहुंचने के लिए कई सारे घोड़े बीच में खड़े थे। उन लोगों में इतनी पेशेंस नहीं है कि वो घोड़ों को हटा करके इन तक पहुंचे। वो जो भीड़ इन तक पहुंच रही है, ये कह रहे हैं कि वो घोड़ों को मार रहे हैं, जान से घोड़ों को काट रहे हैं, घोड़े मरते जा रहे हैं, घोड़े चिल्ला रहे हैं। और ये देखते हैं कि जो घोड़ों को वो मार रहे हैं ना, उस दृश्य से ये खौफजदा हो गए हैं एकदम से कि भी इतनी क्या क्रूरता हो रही है। ये तो किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं भाई। जो हाल घोड़ों का होता हुआ नजर आ रहा है, खून की नदियां बह रही हैं इनके सामने, अब बस थोड़ी ही देर में इनके साथ वो चीज होने वाली है। तो इनको नजर आता है कि वो एकदम अस्तबल से भागे हैं। जैसे ही ये उस ट्रॉमा से, जैसे एक इंसान होता है ना, मौत देख रहा होता है तो शॉक में होता है, तो जैसे इनको थोड़ा स्मृति आती कि भाग यहां से, तो ये एकदम से खड़े होते हैं। खड़े होते ही फिसल के गिर जाते हैं, फिर पीछे देखते हैं, फिर उठते हैं और भाग करके किसी ऐसे स्थान पे जाकर के, कोई कमरा नुमा जगह है, उसके अंदर ये जाकर के छुप गए हैं। कहीं और भाग करके जाने का रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस वो जो 20-25 लोगों की भीड़ है वो मारकाट बचा रहे हैं जो रास्ते में आ रहा है, और रास्ते में कोई और ह्यूमन बीइंग नहीं है, घोड़े हैं। घोड़ों को मार मार के वो लोग आगे आ रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भैया आप तो ब्रिटिश ऑफिसर हो, तो आपके साथ पुलिस फोर्स होगी, आपके साथ और लोग होंगे, भैया आपके पास बंदूकें होंगी, तो मारो इन लोगों को। 20-25 लोग ही तो है, निकालो, मारो इन लोगों को। तो ये अंदर देखते हैं कि कहीं टेबल के पीछे कहीं बहुत ज्यादा दुबक करके बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, खौफजदा हैं, और ये कह रहे हैं कि पता नहीं सारे लोग कहां चले गए हैं, समझ यही तो नहीं आ रहा कहां है सब लोग। यहां होने चाहिए थे, कुछ उनके सहकर्मी वहां होने चाहिए थे, कुछ इनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए थी। पुलिस पर से तब पुलिस नहीं होती थी, है ना, जिस समय का दृश्य देख रहे थे। पर जैसे अपने अंगरक्षक की कोई टोली तो रखते हैं ना अपने साथ में ब्रिटिश ऑफिसर, तो कोई भी इनको नजर नहीं आ रहा था। फिर वो देखते हैं कि वो मेरे तक पहुंच गए हैं, और जैसे ही वो लोग मेरे तक पहुंचे हैं तो ये कहते हैं कि उन लोगों ने बुरी तरह से मुझे पीटना शुरू कर दिया है। और ये जो लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं, उन लोगों के अंदर एक औरत मुझे नजर आ रही है, चुड़ैल जैसी, बिल्कुल ऐसे मुझ पे हावी हो रही है। उसको बहुत गुस्सा है, उसको अलग से ही कोई गुस्सा है, पता नहीं। तो कहते हैं गुस्से में तो सब लोग हैं, लेकिन ये औरत बहुत ज्यादा हर्ट है इस चीज से कि उनकी जमीन जायदाद छीन ली गई है। ये वही औरत उनको नजर आ रही होती है जो कि चूल्हे पर बैठ करके, जब ये घर में गए थे, वहां पे एक बच्चे को साथ में लेकर के खाना पका रही थी। कह रहे वो औरत चुड़ैल जैसी हावी हो रही है मेरे ऊपर, सब मुझे पीट रहे हैं, लेकिन इस औरत की आंखों में मैं देखता हूं तो मुझे खौफ मेरी आंखों में बसता जा रहा है। मैं बहुत डर रहा हूं इस औरत से। मार सब लोग रहे हैं, लेकिन डर सबसे ज्यादा इस औरत से मुझे लग रहा है। तो जब ये लोग आए थे ना यहां पे और घोड़ों को काट रहे थे, तो उससे पहले का भी एक दृश्य था जो मिस हो गया है। तो वो बाहर से उंगली दिखा रहे थे कि पहुंच रहे हैं तेरे तक, तू गया। तो कहने का भाव ये है कि ये जो पूरा जो ये प्रकरण जो हुआ, जो ये दृश्य ये देख रहे थे, इसके अंदर केवल इनके साथ मारपीट हुई वो खौफ नहीं था, लेकिन उन लोगों का इनको चेज करना, चेज करके इनके पास पहुंचना, और जब तक नहीं पहुंच रहे उनकी वो धमकियां, उन सभी चीजों से ये बुरी तरह से थर थर कांप रहे थे। और फिर इनको ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि इनको बहुत बुरी तरह से मारा है, इनके सर से खून निकल रहा है, मुंह का खरबूजा बना दिया, वो पिसा हुआ खरबूजा होता है ना जो सड़ जाता है, वैसा जगह जगह से, हर जगह से खून की धारा बह रही है। और ये देखते हैं
कि इनके पैरों को पकड़ करके वो जो भीड़ के लोग हैं इनको घसीट करके लेकर के जा रहे हैं, घसीट करके लेकर के जा रहे हैं पैरों से। खून बहता जा रहा है और खून की जैसे एक वो निशान सा बनता जाता है ना, कह रहे हैं निशान बनता जा रहा है मेरा। ये लोग मुझे घसीट करके लेकर के गए और इनको ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि एक पहाड़ी है, कोई खाई नुमा जगह है जहां पर इनको लेकर के गए हैं। वहां पे घसीट करके लेकर के गए, खाड़ी के कोने पर पहुंचे, जो ये खाई के कोने पर पहुंचे तो इनके ऐसे गिरे बांध से ऐसे पकड़ करके एक आदमी ने, जो कि बहुत तगड़ा है, उसने उठाया। और अभी मारपीट हुई थी लेकिन इनके अंदर जान बाकी थी। इनको अभी लगा कि अब मुझे कुछ धमकी देंगे या कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन इनके गिरेबान से पकड़ करके उठाया। किसी ने कोई धमकी नहीं दी, पकड़ करके इनको एक खाई नुमा जगह की तरफ ये फेंक दिया। और खाई नुमा जगह की तरफ जब इनको फेंका तो नीचे जल की एक बहुत बड़ी बॉडी थी। अब वो कोई तालाब था, कोई झील थी, वो क्या था वो ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन नीचे पानी बहुत ज्यादा था। तो इनको ऐसा नजर आता है कि इनको ऊपर से नीचे फेंका गया है और बहुत नीचे जाकर के ये गिरे हैं और नीचे पानी के अंदर ये गिरे हैं। इनके शरीर के अंदर इतनी जान ही नहीं है कि ये हाथ पैर चलाएं या ये वो करें, क्योंकि अधमरे हो गए थे, ऑलमोस्ट बेहोश थे। तो वहां से ये देखते हैं दृश्य, ऊपर की तरफ ये देख रहे हैं तो इनको वो लोग नजर आ रहे हैं ऊपर खड़े हुए, जो कि ऊपर से नीचे इनका डूबने का नज़ारा देख रहे हैं कि ये मरेगा अभी। उन लोगों को ये देख रहे हैं, उन लोगों को देखते देखते इनको ऐसी फीलिंग आती है कि इनकी नाक में, इनके मुंह में हर जगह पानी भरता जा रहा है, दम इनका घुट रहा है और ये हाथ पैर भी नहीं चला पा रहे हैं, बस तड़प रहे हैं अपने आप में। खौफ ने पूरी तरह से इनको कंज्यूम कर लिया है और पानी के अंदर ये जो है फिर जलमग्न हो गए हैं। और वो पानी भी शायद उसके अंदर कुछ बहाव था, कुछ अंडर करंट था, जिसके चलते ये अंदर उसके खिंच गए हैं, अंदर उसके समा गए हैं और इनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, यहाँ इस दृश्य से इनको ये बात समझ में आई कि ये जो वाटर बॉडीज़ का जो फियर है वो कहाँ से आ रहा था। दोस्तों, इस समय पर इनकी हीलिंग भी की गई। पास्ट लाइफ के अंदर जब आप ऐसे कोई दृश्य देखते हैं जिससे कि आपका भय जुड़ा हुआ होता है, तो ये दृश्य जब देखते हैं तो आपको सबकॉन्शियसली ये मैसेज को आपके अंदर फीड किया जाता है कि ये पास्ट लाइफ का है, इस दर्द को यहीं छोड़ दो। तो उसके लिए अलग से 5, 10, 15 मिनट का कुछ वो प्रोसेस है, वो हमने फॉलो किया और इनको पूरी तरह से ऐसी अनुभूति हुई कि इनका जो डर है वो उसी पानी के अंदर, उसी झील के अंदर, उसी जगह के अंदर जहाँ ये गिरे थे वहाँ ये छूट गया है और अब ये वो उसको अपने साथ नहीं लेकर के आए उस डर को। हाँ, तो ये जो वाटर फोबिया वाला जो वो चीज़ है, सेशन होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अभी सेशन होने के बाद अलग से हमने कोई फॉलो अप तो नहीं किया, लेकिन जो ये जब भी ये कराया जाता है प्रोसीजर, तो पास्ट लाइफ से अगर कोई फियर हम कैरी कर रहे होते हैं, वो जो फियर है वो बहुत कम हो जाता है। तो एक वो वाली मदद भी करने का हमारे को जो है मौका मिला। दूसरा, वो जो टोपियों वाला वो जो चीज़ थी, तब भी कुछ हीलिंग की गई थी, तो वहाँ से भी वो जो एक फियर था उनके अंदर, उसका मौका मिला। अच्छा दोस्तों, ये जो पूरा दृश्य दिखाई दिया, इसके अंदर हम बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या था। सबसे पहले दृश्य के अंदर एक इन्होंने आदमी को देखा था जो कि सामने बैठा हुआ था गरीबों की तरह, जिसकी ज़मीन छीनी गई थी। सबसे पहला दृश्य था वो इनको अपने इस जीवन के पति के रूप में नजर आया, जो कि उस समय लगभग 50-55 वर्ष की आयु का पुरुष था, जिससे इन्होंने वो जो ज़मीन है छीनी थी। उसके बाद एक घर के अंदर ये घुसे थे। उस घर के अंदर इनको लोग नज़र आए थे। तो वो जो लोग इनको नज़र आए थे दोस्तों, उसके अंदर इन्होंने जो औरत खाना वहाँ पे बना रही थी उसको इन्होंने अपनी भाभी के रूप में देखा। एक बात जब इन्होंने अपना केस हमारे सामने प्रेजेंट किया था, इन्होंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं करी थी, लेकिन सेशन होने के बाद इन्होंने बताया था कि जो इनके अपने माता पिता का घर है, वहाँ पर इनके पिताजी के अलावा इनकी जो भाभी हैं वो भी इनकी बहुत विरोध में रहती हैं, जिसके चलते भी कभी भी अपने माता पिता के घर से सहयोग नहीं ले पाई। भाई अगर इनका भाई सपोर्ट करना भी चाहता था तो भी वो नहीं कर पाए, कुछ ऐसा था।
तो जो भाभी हैं उनको भी बहुत नफरत है इनसे, जैसे यहाँ जेठानी को इनसे नफरत है, वहाँ इनके अपने घर में भाभी को नफरत है। तो जो औरत खाना बना रही थी वहाँ पर बैठी हुई चूल्हे पर, उनको इन्होंने अपनी भाभी के रूप में देखा। उस औरत के हाथ में एक बच्चा था छोटा सा 3-4 वर्ष की आयु का। जब उस बच्चे को इन्होंने देखा जिनका घर ये छीन रहे थे, तो वो बच्चा इनको अपनी इस जीवन की जेठानी के रूप में नजर आया। वो जेठानी जिसके साथ इनके इनके पति हैं वो घूमते फिरते रहते हैं। फिर जो आदमी नजर आया था जो कि घर के अंदर वो चारपाई के ऊपर बैठा हुआ था, खाट के ऊपर बैठा हुआ था, उसको इन्होंने अपने ससुर जी के रूप में देखा। और इनको कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूति भी थी कि ये जो भीड़ आई, इस भीड़ के अंदर जितने सदस्य थे वो इनके इस जीवन के अंदर जितने लोग भी इनके एंटी रहे हैं, है ना, वो सब लोग उसके अंदर इंक्लूडेड थे। चाहे फिर वहाँ पे इनको अपने पिता भी वहाँ पर महसूस हुए। ये कुछ जो कैरेक्टर्स अभी तक हमने एक्सप्लेन किए प्यारे दोस्तों, ये तो वो थे जिनका स्पेसिफिक इनको दिखाई दिया कि इसकी मैं ज़मीन छीन रहा हूँ, इसका मैं घर छीन रहा हूँ। जबकि पूरे क्षेत्र के अंदर छीना गया था, तो पूरे क्षेत्र में जितने लोग रहते होंगे उन सबसे कुछ ना कुछ हिसाब किताब इनका बना होगा। पूरा जो दृश्य था वो इस प्रकार का था कि पूरी जैसे किसी बस्ती को, पूरे किसी गांव को उजाड़ दिया जाता है, उनके जीवन को खत्म कर दिया जाता है। इस प्रकार की छीना झपटी की एक्टिविटी थी। इनका जो अपना मनोस्थिति थी और इनका जो अपने बार बार भाव आ रहे थे वो ये थे कि ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था ना। दोस्तों, हमने कई सारे ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए हैं जिसके अंदर लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स निकल करके आते हैं, और हमने ये कॉमन पैटर्न नोटिस किया है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आकर के ये छीना झपटी का काम कर रहे हैं, कुछ अत्याचार कर रहे हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव ये होता था कि भाई हमारी तो नौकरी है, हम थोड़ी कुछ गलत कर रहे हैं। तो इससे ये भी सामने आता है कि जैसे ये जो इंपीरियलिस्टिक सरकार थी अंग्रेज़ों की, या जहाँ जहाँ पर भी लोग रहे होंगे जिन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हैं, दुनिया को कॉलोनाइज किया है, ये अपने ऑफिसर्स को, जो लोग इनके साथ काम करते थे, उनको पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके रखते थे कि भाई आपका काम है, आप तो जॉब कर रहे हो। और ये भी अपने इस वीडियो जो PLR में बार बार कह रहे थे कि भाई मेरी क्या गलती है, मैं तो बस मेरे वो ब्रिटिश राज में रानी को बोलो ना, जाकर के राजा को बोलो ना, मैं क्या करूं इस चीज़ का। पर दोस्तों, बात ये होती है कि कौन सा व्यक्ति कौन सी नौकरी को चूज कर रहा है अपने जीवन के अंदर। पुराने टाइम में भले ही आप इंग्लैंड के अंदर पैदा हो गए हो, लेकिन इंग्लैंड का हर आदमी तो दुनिया पे अत्याचार नहीं कर रहा था। इंग्लैंड के अंदर रह करके भी लोग काम करते थे, धंधा करते थे, बिजनेस करते थे, सब कुछ करते थे ना। आपने चूज किया एक ऐसा ऑफिसर बनना जो कि दूसरे देश में जाकर के लोगों के साथ लूटपाट करेगा। आपने चूज किया उस रोल को कि वहां मैं जाऊंगा। क्या एक आपको एज अ व्यक्ति आपको पता नहीं था कि ये होने वाला है? आपको नहीं पता था कि कॉलोनाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से लोगों की भावनाएं हैं उनको आहत पहुंचाया जाता है, उनका नुकसान किया जाता है? तो पता होता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है और वो कंपनी सबके साथ फ्रॉड करती है, तो वो व्यक्ति भी उसके अंदर बराबर का साझेदार है, क्योंकि अपनी रोटी चलाने के लिए वो भी फ्रॉड जो है उसको कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। तो इसी प्रकार से जो ये सरकार जो सारी दुनिया को दबाना चाहती थी, तो वो दबा कैसी रही थी? अपने ऑफिसर्स के दम पे, है ना। और न केवल गोरे बल्कि भारतवर्ष के अंदर भी जो उनकी सेना में हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, पुलिस में काम कर रहे हैं, उस समय पर वो सब लोग सहयोगी थे, सब लोग साथी थे एक दूसरे के। तो हम क्या नौकरी चूज करते हैं ये हमारे हाथ में है। तो उन्होंने किया, तो उस सीन के अंदर मतलब ऐसा दिखाई दिया कि इन सब लोगों के साथ जो उनको उजाड़ दिया, तो हिसाब किताब बना। उन लोगों ने इनके प्राण लिए, लेकिन इनके प्राण लेने से वो अपनी जगह को थोड़ी मेंटेन कर पाए होंगे। खाली जो करा लिया वो तो ब्रिटिश राज ने खाली कराई थी ना, तो और फोर्सेस और ऑफिसर्स फिर आ गए होंगे, तो वो लोग उजड़ गए। तो इनको मार भी दिया, उसके बाद भी वो लोग उजड़े रहे होंगे। और वो एक पूरी कम्युनिटी जिसके मन में द्वेष है, गुस्सा है, वो सभी आत्माओं से इनका हिसाब किताब बना। और उसी के रूप में फिर जो अभी इससे पहले हमने पास्ट लाइफ की बात की थी, जो दिखी थी, तो वो जनता वहाँ पर भी थी, है ना। और वहाँ पे भी ऐसा किया। और फिर इस जीवन के अंदर भी जितना दुख इनको दे सकते ये लोग, उन लोगों ने वो जो दुख है
इनको दिया। दोस्तों यहाँ पर हम इसको फाइनलाइज नहीं करते हैं कि भाई यही वाला जो इनका ब्रिटिशर वाला रोल था उसी की वजह से हिसाब किताब होंगे। हिसाब किताब बहुत गहरे होते हैं इनका, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाए तो और पीछे का भी नजर आएगा, शायद इन्होंने और भी कुछ बड़ा किया हो, हीनियस किया हो, जिस जीवन में लोग कुछ इनका बिगाड़ ना पाए हों। लेकिन दोस्तों बार बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं किया जाता है। जितना इन्होंने देखा उससे इतना तो समझ में आ गया कि हाँ यार कुछ तो हिसाब किताब है, जिससे कि अब अपने जो भी इनसे हिसाब किताब खत्म करने के प्रति जो इनको पुरुषार्थ करना है वो करने में जो है इन बहन को जो है मदद मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों आज का जो हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ये जो केस हमने आपके सामने प्रस्तुत किया इसको हम संपन्न करेंगे। आशा करते हैं कि इस केस से जो हमने शेयर किया इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि ये जो केस स्टडी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया इससे आपने क्या सीखा, क्या आपको शिक्षा मिली। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।